आज दिल्ली में जश्न अदब हो रहा, आज दिल्ली में जश्न अदब बोलिए हो रहा। खातिन हज़रात, आदाब, नमस्कार। आप सबका खैर मकदम है जश्न अदब के इस सेशन में। और फैज़ल मलिक साहब से तो कल हमारा सेशन हो चुका है। यहाँ बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इनमें से जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं सबका देना चाहूँगी। अरविंद गौर साहब हैं, मशहूर और मारूफ थिएटर डायरेक्टर हैं, इनको सब जानते हैं। और हेमंत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो चेहरा हैं जिनको शायद हम सब जब भी टेलीविज़न पर देखते हैं मिलना मेरी हमेशा ख्वाहिश रही थी कि मिलने से। और आज रंजीत को शुक्रिया कि मुझे मौका दिया गया ये सेशन करने का। राजपाल यादव जी से हर बार मुलाकात होती रहती है, लेकिन फिर से राजपाल यादव जी को सब जानते हैं, किसी तरह का कोई तारुफ यहाँ पे देना बेकार है बिल्कुल उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप यहाँ आए। फैज़ल मलिक जी हैं, पंचायत फेम अमेज़ॉन की सीरीज़ थी जिससे आपने और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग सब हम लोगों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आज का जो सेशन है उसका मौजू है सिनेमा और थिएटर का बदलता रूप। कल भी हम इस तरह का ही एक सेशन फैज़ल जी के साथ कर चुके हैं जिसका मौजू था वेब सीरीज़ की बदलती दुनिया, उसी पे। तो ये कुछ दोनों सेशंस कुछ आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। अरविंद जी सबसे सीनियर आप इस वक्त यहाँ पर हमारे नहीं मैं तजर्बे में सीनियर होने की बात कर रही हूँ, इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी। एक वो ज़माना था जब शुरुआत हुई थी तो एक पर्दे पर प्रोजेक्टर के साथ सिनेमा देखा जाता था, फिर फिल्में आई, फिर घर में वो टेलीविज़न आया, और अब वो दौर आ गया है कि हम गैजेट्स पे सिनेमा को देख रहे हैं। तो ये जो बदलाव आया है उस प्रोजेक्टर से लेके और आज अपने मोबाइल तक, इस पूरे बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? आप सबको नमस्ते। वैसे तो मैं थिएटर का आदमी, सिनेमा मेरा सवाल नहीं है। ये तो थिएटर के सिनेमा के दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ये बता पाएँ। लेकिन जो बचपन से हमने देखा उसमें सबसे बड़ा है कि जो बदलाव आया, पहले अब जो हम बड़े पर्दे पे देखते थे या मोहल्ले पर किसी दीवार पर किसी शाम को, शनिवार इतवार को सरकारी लोग आते थे, उपकार जैसी फिल्में दिखाते थे या देशभक्ति फिल्में दिखाते थे, तो हम वहाँ से देखकर बड़े हुए या संडे को टेलीविज़न में देखते हुए। तो ये बहुत सारा बदलाव जो बचपन से अब तक देखा है, निसंदेह बहुत ही काबिल तारीफ़ है और तमाम अद्भुत है। मतलब ऐसा बदलाव तकनीक के अंदर शायद मेरी पीढ़ी ने दोनों बदलाव देखे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा जो आपने कहा है। सबसे बड़ा बदलाव है कि आज हमारी उंगलियों पर सब कुछ है। हमने, और विशेष रूप से पिछले 7 महीने में इस माध्यम की जो ताकत है वो हम सब ने देख ली है। किस तरह से घर में बैठकर भी हमारे साथ जो सिनेमा जुड़ा रहा, वेब सीरीज जुड़ी रही, तमाम OTT प्लेटफॉर्म से नई नई चीज़ें दी। तो ये एक तरह से अगर शायद सोचिए अगर ये नहीं होता तो पिछले 7 महीने कैसे गुजरते। तो निसंदेह बहुत सारा बदलाव आया और तकनीक के अंदर भी आया है और उसके प्रेजेंटेशन में भी आया है। और उससे सबसे बड़ी जो मुझे लगता है, जो आज का विषय भी है, उसमें बदलाव आना, रंगमंच को मैं इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले रंगमंच के कलाकारों को सिनेमा में उतना सम्मान नहीं था, और आज जो है हर फिल्म के अंदर थिएटर का आर्टिस्ट होना ज़रूरी है। जितने भी बड़े कलाकार हैं वो अपने आसपास सबसे पहले ढूंढते हैं कि राजपाल यादव कहाँ पर है, कहाँ पर हमारे साथी हैं, कि वो ढूंढते हैं अपने आसपास कि उनको बेहतर एक्टर चाहिए। तो ये बदलाव आया है कि सिनेमा की एक्टिंग को थिएटर वालों ने जाकर बदल दिया है। ये पिछले जो शुरुआत हुआ था वहाँ से लेकर पिछले 40 सालों से होते होते अब रंगमंच वालों ने उसके ऊपर केंद्र में आ गए हैं। ये सबसे बड़ी, और पिछले 5-6 महीनों में जो डिबेट आई है, जो हम सब ने देखी है सुशांत सिंह के आत्महत्या के बाद, वो एक उसका भी एक बदलाव बहुत धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि जो नए लड़के छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मुझे याद है हेमंत जो है जब दिल्ली आया था तो हमारे साथ मुलाकात की, पर हम बाग मतलब पार्कों में बैठकर योजनाएं बनाते थे, नाटक करने की, छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी बातें थी, छोटे छोटे करके बड़े थे। तो जो लोग बहुत छोटी छोटी जगह से जाते हैं उनके लिए सिनेमा में बहुत बड़ी जगह उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है। उसके उदाहरण कम से कम दोनों यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं।
तो इनके लिए तो मैं दोनों के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने जो आज का जो सिनेमा है वो ये सिनेमा है, युवाओं का सिनेमा है, हमारा सिनेमा है, मेरे मोहल्ले के लड़के का सिनेमा है, मेरी गली के लड़के का सिनेमा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अब स्टारडम नहीं चाहिए, स्टार का बेटा होना बेटी होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये बदलाव जो आया है ये सबसे बड़ा बदलाव है, और थिएटर की जो भूमिका उसके अंदर बढ़ी है वो एक बहुत सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो है आपको पूरे इतिहास में दिखाई देगा। शुक्रिया जी। हेमंत जी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले कि ये एक सिनेमा सेलेब हैं, ये बॉलीवुड सेलेब हैं, ये टीवी सेलेब हैं। अब वो डिस्क्रिमिनेशन जो है इस बदलाव ने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। अब कोई ये नहीं कहता कि ये वेब सेलेब हैं। जी जी, वो होगा कि बिल्कुल। और पहले देखिए स्टार जो सुबह का अगर शूटिंग का टाइम होता शाम तक आते थे, अभी जो वक्त से पहले पहुंचते हैं सबको पता है कि वो नहीं होता। नए लड़के जो आ रहे हैं ना, जो लगातार दिन रात काम करते हैं, वो उनकी जगह ले लेंगे। और ये बहुत बड़ी बात हुई है कि नए एक्टर लगातार छोटी छोटी जगह से वहाँ पर आ रहे हैं, और पूरा सिनेमा का ग्रामर बदल रहा है, कंटेंट बदल रहा है, सब्जेक्ट बदल रहे हैं, उसका बात करने का तरीका बदल रहा है। और कहानी मेरी और आपकी और ये कहानियाँ आसमान से नहीं आ रही हैं। और इसमें लेखकों के लिए बहुत बड़ी जगह बनी है, लेखकों के लिए बनी है, और नए तकनीक वालों के लिए बनी है। तमाम जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे अद्भुत लगती है, और मेरे लिए सौभाग्य है कि मैंने पूरा दौर देखा है। हमने जो है पार्क के अंदर झगड़ते हुए किसी की दीवार पर सिनेमा भी देखा है, और टेलीविज़न जब एक घर के अंदर जिसके मोहल्ले में एक के घर पर होता था और हम रविवार को उसके घर में घुसने की कोशिश करते थे, एक घर ढूंढते थे, उस घर में मना कर दिया जाता जगह नहीं है, दूसरा ढूंढते थे वो मना कर देते थे। अंततः चौथे पांचवें घर में जाकर हमें एंट्री मिलती थी, तब तक आधी फिल्म जा चुकी होती थी। तो हम वहाँ से निकले। तो ये जो दौर है आज हमारे पास बहुत आसानी से आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि बल्कि आने वाला दौर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिनेमा आज हमारे मोहल्ले का लड़का भी बना रहा है। सिनेमा वहाँ से निकलकर छोटी फिल्मों के अंदर भी आ गया, और बहुत ही विषय पर जो केंद्रित फिल्में आ गई हैं, और इससे सिनेमा का जो जुड़ाव है जनता के साथ ज़्यादा हुआ है। और ये मुझे लगता है बहुत ही अपने इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों बिंदु हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक ये कि अब जो हमारी पहुंच में सिनेमा पहुंच चुका है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जी। लेकिन यहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत मौका मिल रहा है, राइटर्स को मौका मिल रहा है, ये जैसा कि आप इतनी देर से हमें बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पर्दे की फिल्मों के लिए इसको क्या एक एज अ थ्रेट देखा जा सकता है? दोनों बड़े पर्दे के जो है, देखिए मैं इस बात को ना आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो सिनेमाई रूप से जो परिवर्तन क्या क्या हुए हैं वो सिनेमा के जानकारों को ज़्यादा पता होगा। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुए उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। अब मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ, लास्ट बॉर्डर इंडिया का, भारत का लास्ट जनपद है। ओम पर्वत की यात्रा वहीं से होती है। उन पहाड़ों का, उन बदलते हिमालय के रंगों का पला बड़ा बच्चा कल्पनाएं करता था, नाटकों में हिस्सा लेता था पहाड़ में, पिथौरागढ़ में, और कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो मेरे लिए एक ज़रिया बना रंगमंच, जिससे हम दिल्ली आए। उसी दौर में अरविंद जी से भी मुलाकात हुई। मंडी हाउस का जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर बैठे रहना, और दूब घास पे एक बार तो क्या हुआ कि मैं रोज़ आता था, और मैं बिल्कुल पिक्चर वाला सीन है ये, एकदम सर्कल में रिहर्सल चल रही है, और मैंने देखा यार ये तो नाटक वाले हैं। तो मैंने क्या करूँ, अब हिम्मत नहीं हुई कि मैं भी नाटक वाला हूँ, मैं भी एक्टर हूँ बोलने की। वहाँ पे उन्होंने पूछा, कुछ भी पूछ दिया तो मैं बता नहीं पाऊँगा तो क्या हुआ। तो रोज़ रिहर्सल में जाता था। तो एक दिन उनका एक आध कलाकार नहीं आया। बोलो, वो देख रहे थे, बोले वो नहीं आया क्या। मैं लाइन याद है तुम्हें, मैंने लाइन बोल दी उनके सामने। तो वो एक उदाहरण है, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर आप जैसे लोग मिले, उसके बाद जिन सिनेमा में हम काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन के साथ साथ हमको उस नए दौर के सिनेमा में काम करने का अवसर मिला जो हम शून्य थे, लेकिन अच्छी माहौल मिला, रंगमंच मिला। तो आज जो सिनेमा की जो आप बात कर रहे थे, सिनेमा में रंगमंच के कलाकारों को बहुत बेहतरीन स्थान मिल रहा है, तो वो बात बिल्कुल सार्थक है। आज मेरे अलावा मेरे से बहुत बड़े सीनियर, मेरे बहुत सारे दिल्ली के कलाकार बहुत ही बेहतर हिंदी सिनेमा का पिलर की तरह वो काम करते हैं। तो ये बदलाव हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है। और
जब पर्दे पे हम किसी फिल्म को देखते थे तो हमारे लिए एक अलग इमेजिनेशन थी। आज जब सिनेमा में इतने साल रह रहे हैं तो सिनेमा के प्रति जो बदलाव आया उसमें हमारे में भी बदलाव आया है कि उस पर हम पहले सीरियसली उस चीज़ को ले लेते, अब उसका हिस्सा बन गए तो अब उसका प्रति उसका मोह अलग हो गया है। तो इस तरह के जो बदलाव हैं आने जाने में व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर जो आए हैं वो इस तरह के बदलाव आए। लेकिन जो कलाकार के तौर पे अगर बात करें तो आज की जो नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो है, उसके पास पूरा भविष्य है सिनेमा को बदलने का, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। चाहे वो गाय भैंस चराने वाला लास्ट उत्तराखंड का बच्चा हो, चाहे दिल्ली मुंबई का पॉश कॉलोनी का बच्चा हो, वो अपनी इमेजिनेशन से 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो भी अगर वो बनाता है तो मास जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वो सिनेमा या उस बढ़ते कदम को हमें स्वीकार करना होगा। इतने वर्षों में जितने भी बदलाव आए हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने रामायण जब देखते तो रामायण हमारे घर में टीवी नहीं होता था, तो हम तो दूध दही ककड़ी खीरा अपने रिश्तेदारी बनाने के लिए दे के आते थे ताकि टीवी देखने को मिले। उसके बाद ये कोरोना आया तो इतने प्यार से मैंने रामायण देखा मुंबई में लॉकडाउन में, तो वो एक सुख अलग ही था कि भरत और राम जी का विलाप चल रहा है तो रोना आ रहा है, मैं खो गया। उसके बाद में इतने वर्षों में एक्टिंग करने के बाद मुझे लगता है ये तो झूठ है, कोई फिल्म से ना जुड़ नहीं पाते, लेकिन मैं उससे जुड़ गया क्योंकि मेरे साथ उसमें मेरे पुराने बचपन के इमोशन भी जुड़े थे। तो यही है। बाकी राजपाल जी, एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पर हेमंत जी ने की। ये सवाल हमेशा से मीडिया को लेकर रहता है कि जो परोसा जाता है वो एक्सेप्ट किया जाता है या जो एक्सेप्ट किया जाता है वो परोसा जाता है। दोनों बात सही। बहुत अच्छा सवाल है। दोनों, हाँ, बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा, मुझसे ही चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्यों पूछते हो? नहीं, अगर ये अरे भाई, इंडिया की भी स्पेलिंग पूछ लो कि राजपाल इंडिया की स्पेलिंग बताओ। अच्छा, धीरे सवाल भी छोड़ा तो ऐसा कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। खैर, नमस्कार करता हूँ और आप सबको शुभ दीपावली और क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। और 2020 में कोरोना के तांडव को जो है उसके आगमन से 2020 शुरू हुआ और 2020 के अंत में जिनको बहुत तकलीफ़ें हुई उनके दुख में अपन सब दुखी रहे। और जो इन हमारे देश को लड़ने की आदत है और हमारी मिट्टी में बड़ी ताकत है, और जितने भी चेहरे बैठे यहाँ पे कोरोना काल के बाद में हष्ट पुष्ट स्वस्थ दिख रहे हैं, आई थिंक वी आर ऑल वॉरियर, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि कोई तो है चित्रकार जिसने आंखें बनाई हैं, या कोई तो है फनकार जिसने हमारा मुंह, या जो हम बोल रहे हैं ये हवा कहाँ से आ रही है वो हमें पता नहीं, लेकिन चमत्कार हवाई जहाज़ बनाने वाले तो मिल गए, लेकिन ये हवा बनाने वाला कोई फनकार आज तक मिला नहीं। और इसको आस्था के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से कई बार अपने अपने तरीके से दुनिया ने इसको पाने की कोशिश की कि कोई फनकार मिल जाता जो अपनी आँख कान नाक दांत बनाता, लेकिन वो फनकार किसी को मिला नहीं। और हमने अपने अपने तरीके से उसकी एक निराकार के रूप में, साकार के रूप में और परिभाषाएं अपने अपने तरीके से बनाई। मैं सबको नमन करता हूँ और हम चाहते हैं कि 2021 सब के लिए बहुत ही शुभ हो। और अरविंद भाई साहब से उस्मा जी एक बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा। मैं अभी बैठा बैठा खो गया ये कि ये बात है 94 की, और हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो है वो एडमिशन के लिए पहला फॉर्म पहली बार दिल्ली जब आए तो वो 12 खंबा रोड से न्यू दिल्ली से, तो फिर हम लोगों का जब यहाँ पे एडमिशन होने 7 दिन जो होता है वो एप्रिसिएशन कोर्स होता है, जिसमें 4 सेंटर होते हैं कि दिल्ली और कलकत्ता, बेंगलोर और मुंबई, और चारों से जो लड़के पास होते हैं वो उनको मुंबई दिल्ली लाते हैं और उनका एक साथ में 7 दिन सामूहिक टेस्ट होता है। वो बड़ा खतरनाक होता है, रात दिन जगना पड़ता है। उसमें हम लोगों को एक नाटक दिखाया गया था, वो अरविंद भाई साहब ने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था कोर्ट मार्शल। और वो कोर्ट मार्शल दिखा के हम लोगों ने अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं लिखी थी, और उसकी वजह, हम ठीक बोल रहे हैं ना भाई साहब? और तो मैं शायद, लेकिन 94 से मैं सोच रहा था कि 94 से 2020 आज 26 साल बाद हमें उतने अच्छे हष्ट पुष्ट स्वस्थ बेस्ट और चेहरे पे जो है गालों की एक बहुत अच्छी
मुस्कुराहट के साथ अरविंद गौड़ साहब मिले। मैं इनके सम्मान में इनको तहे दिल से खड़े होकर वो करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये इनकी क्रिएटिव जर्नी है, क्योंकि बहुत ही इनके उस समय एक्ट वन चल रहा था, और जो है गौड़ साहब, और ये मतलब हमें मालूम है कि थिएटर में बहुत कम पैसा मिलता है, और पैसा मिलता नहीं है, वो भी स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसके बाद भी टेंट वाला या कोई ऐसा होता है जो बाद में गालियाँ ही देता है। और हमारे यहाँ तो हमें तो बहुत आदत है, हमें मालूम था कि जब तक नाटक हो रहा है, सामने तालियां मिल रही हैं, तब तक बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही ऑडियंस निकलती थी ऐसा लगता था मोरल सपोर्ट निकल गया, अब टेंट वाले गालियों का टाइम आ गया है। पिछले वाला यार नहीं निपटाया था, इस बार अभी तुम फिर उधार कर रहे हो यार, तुम नाटक वाले यार, तुम पैसे पहले इकट्ठे क्यों नहीं करते हो यार, उसके बाद हम टेंट बुक करो यार। मतलब इस तरीके की हम अपने संस्थापक को गालियां सुनते देखते थे। बिंग से पीछे पीछे दुआ करते रहते कि इस बार ठीक है, अगली बार कोई अच्छा नाटक हो जाए। रही बात थिएटर से लेके देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, धीरे धीरे वो सविनय निवेदन है या इंसाइक्लोपीडिया का, वो लाइब्रेरी में जाके 4 घंटे उसके प्रोसेस में जाके और टाइम बताना कि आपको अरस्तु के बारे में पढ़ना है, तो आप वो लाइब्रेरी में मैडम बोलती थी कि आप टाइम बताओ कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ना है, तो कल जमा करोगे, कितने बजे जमा करोगे। तो एक एप्लीकेशन के थ्रू इंसाइक्लोपीडिया को लेना, फिर उसको पढ़ना, फिर टाइमली उसको जमा करना, उसके बाद भी माता पिता का कि सविनय निवेदन है, वो आशा करता हूँ यहाँ सब वहाँ सब कुशल पूर्वक होंगे, और यहाँ पे हम सब लोग कुशल पूर्वक हैं। और तब भी ये अपना गोल डाक खाने में जिस दिन बोले तू जा रहा है यार मेरे 2 लेटर ले आना, लिफाफा ले लेना, पैसे ज़्यादा बचे नहीं है, लेकिन अंतर्देशी 2 अंतर्देशी। इस तरीके की लाइफ में पहली बार जब पेजर एनएसडी में आया तो त्यागराजन जी मनोहरन जी जो थे, मनोहरन जी के पास में पेजर आया, तो धीरे धीरे आप विश्वास करिए कि पेजर में बॉडी लैंग्वेज बदल गई। कि पेजर उस समय ऐसे रखते थे, लेकिन जब पेजर आ गया तो आदमी शर्ट इन करने लगा था और चलने ऐसे लगा था, क्या हाल है आपके और हम लोगों को वो बिल्कुल दूसरे प्लेनेट का लगता था कि बॉस इसके पास जो ये लगा है ना, इसके पास में प्लीज़ कॉल बैक ऐसे ही आ जाता है। तो हम कहते थे कौन सी हवा से आ जाता है, और बोले तो उसकी शादियों में उसके इनविटेशन बढ़ गए थे कि पेजर वाला बंदा है। विद इन 1 ईयर एक पेज लिंक की बिल्डिंग देखी, फिर विद इन 1 ईयर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और दूसरा आदमी मालिक है और नौकर, दोनों को विद इन 3 ईयर में, हाँ हम फोन करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बाद में फोन करते हैं भाई, करते हैं ना आपको। यहाँ पे बदल गई दुनिया, जैसे रिश्ते बदल गए कि बुआ के यहाँ जाने में जो 3 महीने बाद का जो एक्साइटमेंट, पहले नींद नहीं आती थी कि 3 महीने बचे हैं और बुआ के घर में शादी है, और आज वो रिश्ते सुबह सुबह बुआ से बात करनी है तो वीडियो कॉल में बदल गए। आई थिंक सिनेमा भी वैसा ही बदल चुका है। कोरोना बहुत पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत तांडव हाहाकार था, लेकिन सिनेमा के लिए वरदान है कोरोना। सिनेमा जो है 450 रुपये की टिकट में, 1000 रुपये की टिकट में, इतना कि देखिए पूरी दुनिया के लोग सिनेमा हवा में रहता है। ये बड़ी अच्छी चर्चा है कि क्या परिवर्तन, उस्मा जी सॉरी थोड़ा 2 मिनट लूँगा, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है पूरे वर्ल्ड में? जनता। पूरा दुनिया 1-1 रुपए के पाउच बेच के चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको मालूम है कि जिस मजदूर को 200 रुपये की तनख्वाह दिन भर फावड़ा चलाने के बाद में 80% जनता जो है गाँवों में रहती है, जिसके पास में 200 रुपये फावड़ा चलाने के बाद होंगे, वो 30 रुपये की शैम्पू की बोतल नहीं खरीदता, वो 1 रुपये की शैम्पू खरीदता है। तो वो 1 रुपये की शैम्पू बेच के पूरा विश्व अपने से आनंद लेके जाता है, और हम लोग अपने घर की मुर्गी दाल बराबर सिनेमा 1 रुपये 10 रुपये में ही बिकना चाहिए था, क्योंकि सिनेमा हवा में रहता है। जो कल्पना कर ले वो उसको पन्ने पे लाता है, और पन्ने को कोई तो उसको स्टेज मैनेजमेंट में बदल देता है, ऐसे लेजेंड लोग, और कोई उसको चलचित्र में बदल देता है। लेकिन सिनेमा को कभी भी
हर छोटे छोटे शहर के मैम बदल गए हैं, 4-4 थिएटर बंद हो गए थे। आज वेब सीरीज़ का ज़माना है, OTT का ज़माना है। एक भी अगर 5 करोड़ की फिल्म है और 50 करोड़ की फिल्म है, अगर गंदी फिल्म है तो 50 करोड़ की दोबारा रिपीट वैल्यू नहीं है, और अगर अच्छी फिल्म है तो 5 करोड़ की फिल्म की 50 बार रिपीट वैल्यू है। ये सिनेमा बदल चुका है। आज टैलेंट और कॉन्सेप्ट का ज़माना आ चुका है। मैं एक अरविंद भैया की बात से सहमत, एक रास्ते में उसको एक दिशा देना चाहता हूं कि एक पहाड़ के ऊपर कभी पहाड़ नहीं दूसरा खड़ा किया जा सकता। हर पहाड़ एक प्रेरणा दे सकता है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एक आदमी बहुत सारे लोगों को जगह दे सकता है। अरे यार, एक रोल मिल जाए, राजपाल को बिठा दूंगा घर पे। राजपाल को कैसे बिठा दोगे जो 20 साल से घर घर बैठा हुआ है? अरे यार, एक रोल मिल जाना, शाहरुख खान को देखना पीछे छोड़ दूं, शाहरुख खान घर पे बैठ जाएगा। एक रोल मिलने दो। आपका सोच, आपकी बिगिनिंग, आपका पौधा ही गलत पड़ रहा है। जो आदमी 26 साल से घर घर बैठा हुआ है उसको आप बिठाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप कहीं पे खड़े भी नहीं हो। तो खड़े होने के बाद बैठना पड़ता है, बैठने के बाद देखना पड़ता है, चारों तरफ का सुनना पड़ता है, और सुनने के बाद चलना पड़ता है। उस चलने के लिए किसी को बिठाने की कोशिश मत करो, उससे प्रेरणा ले लो। अगर चार्ली चैपलिन साहब हमारे ऐसे मित्र हैं जो निराकार रूप से मेरे हर समय साथ रहे। मैंने चार्ली चैपलिन साहब की कभी भी कोई कॉपी नहीं की, लेकिन उनसे बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है। एक मित्र चुनना था जो साथ में, जिससे अकेले में बात कर सकूं। आप विश्वास करिए कि आर्ट्स, जैसे टेक फॉर एग्जांपल यूपी या महाराष्ट्र, छोटे एक ब्लॉक होता है ना, उसमें 150 गांव होते हैं भाइयों। अपने सब गांव के लोग हैं थोड़े से। अगर एक ब्लॉक में 150 गांव हो और उसमें 10-100 एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, 6-6 एकड़ में 10-10 रुपए के अगर हॉल हो, तो जो आदमी 200 रुपया कमाएगा वो शाम को 20 रुपए की तो टिकट ले लेगा पति पत्नी की, लेकिन 180 रुपये में 30 रुपये परिवार के अपने राशन पानी के लिए, 20 रुपये अपना जो उसको पर्सनल खाना है, लेकिन 100 रुपये बचाने की कोशिश करे। ये है वो इंडिया। 1000 रुपये की टिकट पे 1000 लोग आते हैं, और अगर 10 रुपये की टिकट पे 10 करोड़ लोग आते हैं। आप सोचिए कितना बिखर जाएगा सिनेमा। और जितना बिखरेगा सिनेमा उतना ही निखरेगा सिनेमा, उतना ही निखरेगा रंगमंच। सही टाइम आया है 2021 से कि अब सिलेक्शन का टाइम है। अब इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया, क्योंकि सिलेक्शन से पहले एक इलेक्शन बहुत बड़ी सीढ़ी होती थी। एक्चुअली घर घर अब मोबाइल है, गूगल है। आप सुबह सुबह 7 समंदर अपने साथ रखते हो। अब क्या इलेक्ट करना है वो आप चुनो, अब क्या सिलेक्ट करना है वो दुनिया चुन लेगी। आप तो बस आगे बढ़ो। सही अगले 10 साल कला का, संस्कृति का स्वर्णिम टाइम है। आज आपके मंच से बोल के जा रहा हूँ कि अब थिएटर और सिनेमा, मेरे लिए तो एक माँ ने जन्म दिया, माँ, दूसरा एक माँ ने जीवन दिया, सिनेमा, और तीसरी मेरे हृदय में रहती है जिसने मुझ पे जायफल लगा के मुझे बड़ा किया, उसका नाम है दाई माँ थिएटर। तो मैं अपनी माँ, सिनेमा, दाई माँ, तीनों को मैं चाहता हूँ कि 750 करोड़ लोगों में सबके घर घर सिनेमा बनना शुरू हो जाए, क्योंकि कला सबके घर में रहती है और कला सबके पास रहती है। कम ऑन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। खूब आगे बढ़िए, और खूब जिसमें जिसको महारत हासिल है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको साबित करिए। अब लेकिन एक चीज़ और, अभी उज़मा जी, एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया है ना, ये मान के चलना, ये जितना आपके लिए आपको अच्छा करने का काम करती है ना, तो 5 मिनट जैसे पता नहीं 15 मूंगफली आपने खाई और 16वीं मूंगफली खराब निकल गई तो पूरा मुंह किरकिरा कर देती है। सोशल, अपने नाम के गुलाम मत बनना दोस्तों, अपने कर्म के गुलाम बनना, तो नाम आपका आपकी गुलामी करता हुआ आपके पीछे चलेगा।
जो लोग नाम के गुलाम हो जाते हैं वो नाम का गट्ठर ऊपर बिठाने के चक्कर में इतने साम दाम दंड भेद पेलने लगते हैं। लेकिन काम अगर आपकी पूजा है तो विश्वास करिए नाम साए की तरह आपके साथ है, वो आपकी हार जीत में हर जगह आपका बायोडाटा बनाता चला जाएगा। नाम वो चीज़ है। 5% अभी जैसे सिनेमा में, मैं उस सिनेमा को मानता हूँ कि 5 साल से लेके 95 साल तक के लोग, जैसे पंचायत आई इसकी भैया की, मैंने इतना अच्छा लगा, मैंने देखी। तीन लोगों ने अपनी इमोशनल बात इंडिया के 2020 में अगर कह दी तो मुझे ऐसा लगता है सिनेमा वो जिसमें 5 साल के बच्चे से लेके 95 साल के बूढ़ा और 5 साल की बच्ची से लेके 95 साल की बूढ़ी सब उसका एंजॉय कर सकें। हमारी बात में जो बात कर रहा हूँ मैं उसी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो सब कचरा है और ये 3% है। और ये सिनेमा में आज नहीं, जब तक सिनेमा है तब तक सिनेमा में ये हमेशा मूंगफली काम करेगा, लव सेक्स धोखा। लेकिन घर में हम आपके हैं कौन, मुगले आजम और शोले ही चलेगी और आगे आने वाले। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। खूब बदल रहा है थिएटर और सिनेमा, वी आर हैप्पी। बहुत शुक्रिया राजपाल जी। अब मैं फैजल मलिक साहब पे आना चाहूँगी। आप एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, और अभी हम फिर से लौटेंगे नुकसानात पे। वो जो 16वीं मूंगफली की बात उन्होंने करी उस पर अभी मैं लौटूंगी ज़रूर यहाँ पे, लेकिन पहले मैं तैयार हूँ, चैलेंजेस लौटना ज़रूर उस्मा जी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें आज के नए दौर के सिनेमा में, तो पहले ये चैलेंजेस हमेशा रहे हैं। एक फिल्म को आपको 3 घंटे में समेट के व्यूअर को पेश करना है और उसको समझना है उन्हीं 3 घंटों में। थिएटर में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब ये जो नया दौर आया है इसमें आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक एपिसोड जो ख़त्म हुआ है उसमें आपको व्यूअर को ये हैरानी और इस सोच में रहना है अब अगला क्या, आगे क्या, तभी वो सेकंड एपिसोड देखने के लिए आगे बढ़ेगा। ये जो चैलेंज है इसको किस तरह से देखते हैं एज ए प्रोड्यूसर? गुड इवनिंग। सॉरी, सबसे पहले मैं आंसर देने के पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि गुरुजी का जो ऑफिस है मेरे बगल में है, और कोरोना के टाइम पे अस्मिता ने मेरे हिसाब से करीब 1 लाख लोगों को खाना खिलाया है। थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो है, और हम मनु और पहले हम लोग अगल बगल एक ही दीवार थी बॉम्बे में और पड़ोसी थे, तो रात 6 बजे से थिएटर की आवाज़ आने लगती थी कि भाई आ गए हैं लोग। पर इस बार कोरोना में मैं देखता था कि आपके मतलब लोगों की वजह से हम सब एक साथ हुए बॉम्बे में, और सब ने मिलकर जो है, मनु ने, हम सब ने जो है वो चलाया 3-4-5 महीना। तो मैं मुझे थैंक यू बोलना था, मिले नहीं थे इसलिए, क्योंकि कई बार ऑफिस गया आप थे नहीं, तो हम पड़ोसी हैं एक तरीके से। आराम नगर में तो बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, मुझे लगा बताना चाहिए, ये बहुत हाँ। अब मेरा अकेला नहीं था, हम सब थे। जी जी हाँ, हम मतलब सभी थे, पर शुरुआत आप लोगों ने शुरू की तब पता लगा हम लोगों को ये हो रहा है। तो आराम नगर के सारे लोग इकट्ठा हुए, सब ने वहाँ से खाना भेजना शुरू किया रोज़, वो भी 3 टाइम, एक बार भी नहीं। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब जाता था, बड़े लाखों लोग तक पहुँच गए थे, मतलब इतनी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो अभी बदलते टाइम का मेरा वो ये है कि अभी राइटर, क्योंकि थिएटर जो है ना वो सबसे बड़ा अभी एक बेस हो गया है। वेब सीरीज़ में अगर रहना है तो आपकी लाइफ में 2 चीज़ होनी चाहिए, एक थिएटर का एक्टर और थिएटर से सीखा हुआ राइटर। अभी वो शॉर्टकट बंद हो गया है। और वेब सीरीज़ में एक और भी अच्छी चीज़ क्या हुई है, थिएटर के ही की वजह से जो राइटर लोग हैं ना, काफ़ी लोग थिएटर आर्टिस्ट भी अब लिख रहे हैं। अब पहले वो एक अजीब सा था ना कि यहाँ से आओ तभी लिखोगे, वहाँ से आओ तभी लिखोगे, तो वो भी थिएटर का इतना बड़ा मतलब थैंक यू बोलना चाहिए हम लोगों को हिंदुस्तान में, तो ये भी ट्रेंड जो है वो थिएटर ने शुरू किया। डायलॉग राइटर आज की डेट में थिएटर, मैं 10 नाम ले लूँगा जो भी कर रहे हैं। विपुल को देख लीजिए जो इतना अच्छा है, मनु को देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो एक फैजल भाई, एक चीज़ मैं आपको सॉरी जस्ट यहाँ पे एक चीज़ के लिए सुधारना चाहता हूँ कि जब हम कोई नए काम के लिए स्थापित होते हैं तो पुराने को बहुत जल्दी निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अपने को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, हम सब नए लोगों को, क्योंकि हम भी नए थे। एक सिस्टम है कला का, जो मैं 13 साल की उम्र जब कक्षा 3 में था तब से तो कार्यक्रम स्कूलों में करने लगा था, लेकिन 13 साल की उम्र से प्रॉपर ये जिम्मेदारी संभाल ली थी। 36 साल हो गए। क्या है कि 1 रुपया है तो 10 पैसा अलग निकाल दीजिए। 30% लोग जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं,
30% लोग प्रोजेक्ट लिखते हैं और 30% जो लोग हैं रिलीज करने के लिए तैयार बैठते हैं। 30 10% जो है वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे 1000 प्रोजेक्ट हो, उनमें भी 10% जो प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रॉपर रिलीज करते हैं, उसमें नए भी आते हैं पुराने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे नए लड़के बहुत काम कर रहे हैं, जो आपने बोला ना कि अभी देखो मैं नया नहीं बोला, मैंने कहा थिएटर की वजह से। नहीं, थिएटर की मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो आपकी बात नहीं, यहाँ से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग जैसे ये जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं है ब्रदर, जनरल बता रहा मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि सारे लोगों को कोई भी सिनेमा करने जाओ, थिएटर करने जाओ, तो जो पुरानी धरोहर है, चाहे उसने इतना काम किया हो, चाहे उसने इतना काम किया हो, वो हमेशा जो है अगर इंस्पिरेशन और आशीर्वाद रहेगा तो उसमें बरकत होती है। और नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर के हैं, वो इंडस्ट्री पलटने चल दिए थे, वो खुद पलट गए और इंडस्ट्री का 100 साल से कुछ भी नहीं हुआ। वो वाली बात कह रहा हूँ कि हमें गलत ये चीज़, चाहे थिएटर हो चाहे वो हो, अहमियत बिल्कुल है। अगर आज एनएसडी नहीं होता तो मंडी हाउस का थिएटर इतना रिच नहीं होता। आज एनएसडी, आज श्री राम सेंटर नहीं होता तो आज उससे श्री राम सेंटर और एनएसडी से 10 लड़के अलग निकल गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो निकलने के बाद उनकी कंपटीशन एनएसडी से हो जाती है, श्री राम सेंटर से हो जाती है कि एनएसडी वालों को दिखा दूंगा। एनएसडी दिखाने नहीं, एनएसडी से बहुत प्रेरणा मिली। या जो भी नए लड़के लिख रहे हैं वो आशीर्वाद के पात्र हैं, क्योंकि हम भी किसी दिन थे और उनको इसको कतई घमंड में नहीं, उनको इसको वरदान के रूप में लेना चाहिए। मेरा बता दूं खत्म कर मैं ये कहना चाह रहा था कि थिएटर की वजह से जो नया ट्रेंड है वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ये मेरा आंसर था। ये कब नहीं था? ओम शिवपुरी खोल के चले गए, कब नहीं, ओम शिवपुरी ये दरवाजे खोल के चले गए। क्या बात करें, 40 साल पहले थिएटर के दरवाजे खुल चुके हैं। नसीर भाई ने खोल दिए, ओमपुरी साहब ने खोल दिए। थिएटर की वजह से अभी तुम लोग बहुत मतलब प्याज गंठियां छील रहे हो। अरे 30 साल से क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा थिएटर की वजह अरे थिएटर, वो बेचारे थिएटर किए हुए लोग थे। अरे ये करेगा नहीं, अभी थिएटर की वजह से नहीं, थिएटर ने 30 साल पहले रेवोल्यूशन लाया है। मैं कर दूं सेशन को प्लीज थोड़ा सा बीच जवाब नहीं सुन रहे सर। नहीं मैंने आप सुना नहीं सर, उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। मैं जहां तक मैं समझी हूँ फैजल जी को थिएटर मैं जवाब दूंगा सर, आप बिना सुने कुछ पढ़े। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो नया कंटेंट जो अभी बन रहा है उसमें थिएटर के लोगों का जो सब बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरा कहने का पहला था वो कि उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें, क्योंकि राइटिंग का स्टाइल अभी बदला हुआ है। आप अभी देख लीजिए, आप जिस शो को देख के लोग हिट कह रहे हैं उसमें 80% क्रू कहीं थिएटर वहीं से ही आता है। तो अभी का आउटपुट ज़्यादा है, उस आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से आपको 50 ऑप्शन मिल रहे हैं देखने के लिए, पर जो अच्छा दिख रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं से एक थिएटर का बैकग्राउंड आता है करने के लिए। जिस तरह हम पहले अच्छी पिक्चर देख के बोलते हैं यार देखो इस पर कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, ओमपुरी साहब हैं, उसी तरह वेब सीरीज़ में भी आप 10 में से 8 अगर उठाएंगे तो उसमें आप देखिएगा वो किसी एक्स थिएटर का होगा तभी वो अच्छा लिख पाया, तभी तो अच्छा कह पाया। तो ये जो बेस जो पहले काफ़ी पिक्चरों में क्या होता था कि हम एक शूशा देखते थे, पर अच्छा देखने का टाइम जब होता है उसमें कहीं ना कहीं, तो मैं इज्जत के साथ कह रहा हूँ थिएटर का बहुत बड़ा हाथ है आज की दुनिया में भी। जो हम देख रहे हैं ना इसमें बुलाया जा रहा है, बहुत पुराने एक्टरों को भी कहा जा रहा है आइए चले करते हैं। आप देखिए नहीं, अभी आप देखिए पंचायत में देख लीजिए रघुवीर सर को देखिए। इसके लिए मैं एक दो कम शब्दों में अब इस बात को समाप्त करता हूँ। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद जी आप जब दिल्ली में मैं आया था वो मंडी हाउस का वो दौर से लेके आज अभी समय इस समय तक जो सिनेमा के परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो ये है कि उस वक़्त अरविंद जी भी शुरुआत हुई थी, हमारी भी शुरुआत हुई थी, उसके बाद आपकी भी शुरुआत हुई थी, और आज उसमें से और आपकी शुरुआत हुई थोड़ा लेट हुई होगी, लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम ये परिवर्तन का उदाहरण हम हैं। और मैं तो राजपाल जी को जानता हूँ कि मैंने मतलब तमाम कलाकारों के साथ हम काम करते हैं, लेकिन
सिनेमा में आज इतना बड़ा बदलाव लाने को लेके इनके अपनी जो सोच है या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक आदमी पहले से प्लान करके बैठा हुआ कि आने वाले 5 साल बाद में मेरे ये सब्जेक्ट है, 6ठे साल में ये सब्जेक्ट है, 10वें में ये है। तो ये बदलाव मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरे बगल में बैठा व्यक्ति है वो आने वाले सिनेमा को किस तरह से देख रहा है, जिसमें राजपाल भाई जैसे, हमारे जैसे लोग आज इस बदलते सिनेमा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आज अपने मन का काम कर पा रहे हैं, अपने मन की फिल्में कर पा रहे हैं, जिसका फ़ोन उठाना चाह रहे हैं उठा रहे हैं, जिसका नहीं उठा रहे हैं उठा रहे हैं। ये सिर्फ रंगमंच की ताकत है कि हम रंगमंच की वजह से अपने व्यक्तित्व के साथ जीवन जी पा रहे हैं। ये इसी थिएटर की ताकत है और सिनेमा में हम लोगों का स्थान बना हुआ है, जो ये उसका हम उदाहरण है। तो मैं उसको बड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ, थैंक्स मानता हूँ कि हम मतलब किसी भी नए आदमी के लिए बहुत संभावना है। और कोरोना के बाद तो इतना छननी हो गई है, हर व्यक्ति ज्ञानी हो गया। अब किसी को ज्ञान का मैसेज भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद भी जो नहीं समझ पाया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इस कोरोना काल ने ज़िंदगी में सच्चाई के साथ, खुशी के साथ कैसे जी सकते हैं वो जीना सिखा दिया, क्योंकि खुश रहने के लिए भी उतने ही चावल चाहिए, दुखी रहने के लिए भी इतने ही चावल चाहिए। तो हम इस समय का धन्यवाद देते हैं, हम बैठे हुए सब लोग और आप लोग इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, हवा में से चला गया होगा, दिमाग से नहीं गया है। तो इसलिए हम वी ऑल आर ब्लेस्ड कि यहाँ पर हम आए और आपने इस कार्यक्रम के लिए हमको बुलाया, तो उसके लिए हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने दिल की बात कर पा रहे हैं। और अरविंद जी के साथ बड़े वो रिश्ता है जो दूब घास मंडी हाउस वाला जो है थे ना, तो वहाँ से और अरविंद जी का जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये सिनेमा में नहीं गए, रंगमंच में एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि पिछली 10-20 सालों का जो यंग जनरेशन है वो सब आज बॉम्बे में जो काम कर रहे हैं, इनके इंस्टीट्यूट से या इनके साथ काम किए हुए लोग, वो लोग भी हिंदी सिनेमा में बीज की तरह छिड़क दिए गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत जी, ये बदलाव मुझे 3 दिन में जश्न अदब में भी दिख रहा है। एहतशाम सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पहले दिन से यहाँ रोज़ आ रही हूँ और ये सिनेमा की ही ताकत है कि आज यहाँ मैक्सिमम लोग मौजूद हैं। ये सब आप लोगों की ही वजह से है कि आज यहाँ पे कोरोना में भी इतने लोग हैं। एक चीज़ आपसे बहुत अच्छी शेयर, जैसे मीडिया युग आ गया अभी पिछले 4-5, अभी ये व्हाट्सएप कब से शुरू हुआ? 5 साल पहले फेसबुक आई थी, फिर लगभग 2011-12 में जब से सोशल मीडिया पर, एक्चुअली 5 साल से कोई, जब मुझे काम मेरी लॉन्चिंग 2000 में हो गई थी, ठीक है, तो मुझे कैसे ट्यूशन पढ़ने को मिलती थी कि उस समय जॉनी भाई 1990 से और 2000 तक जॉनी भाई ने हर फिल्म में जॉनी भाई थे। तो एक दिन मैं जॉनी भाई के साथ बैठा, मैंने कहा कि जॉनी भाई, कोई किसी का काम छीन सकता है क्या? मुझे ऐसी ग्लानि हो रही थी कि सब लोग बोल रहे हैं कि अपन थिएटर किए हैं। बड़ा राज की बात बताता हूं फैजल। तो बोले कि कोई किसी का काम इस दुनिया में, ना किसी को कोई काम दे सकता है और ना किसी को कोई काम छीन सकता है, और 24 घंटे में प्रकृति चेंज होती है। अपन तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपन 1-1 साल चेंज नहीं होते। और बोले अगर किसी के काम देने में अगर किसी की सहभागिता होती ना, नए युग, हर समय, हर 10 दशक के बाद नया ही है और उसमें सब कुछ नया होता है, फिर वो पुराना हो जाता है। एक के बाद अब ये दूसरी बनाएंगे पंचायत, अब ये पुराने हो गए, क्योंकि ये पहली बार जब तक आपने एक्शन नहीं बोला तब तक आप नए हो। जैसे ही आपने एक डायलॉग बोला उसके बाद ब्रदर आप पुराने हो। आज वैसे मीडिया का है, वैसे वैसा है। अगर कोई किसी को काम देता, जैसे वो एक लोग बोलते हैं कॉरपोरेट आ गया, अब सिनेमा बदल गया, जब 2001-2010 तक तो कॉरपोरेट में सिनेमा बदले, फिर बोले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में बदल गया अरविंद भाई, फिर बोलते हैं कि नहीं अभी समय बदल गया, अभी ऐसे। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि समय बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, ना शब्द बदलते हैं, ना मन बदलता है, ना तन बदलता है। और अगर कोई किसी काम कॉरपोरेट देता या कोई ऐसा देता तो रजनीकांत पैदा ही नहीं होते, वो तो अभी अधवर में ही छूट गए होते, ना बच्चन साहब। जो आदमी जिस तरीके से समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही समय बदलता है। समय का रिस्पेक्ट करिए, हर क्षण नया है। ना हम लोग
जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। अपनी अपनी पात्रता निभाते रहो, जो बदलता जाए उसको स्वीकार करते रहो, बस हम ये जानते हैं। बहुत बढ़िया राजपाल जी। अब हमने फ़ायदों की बात करी, इसके नुकसानात पे मैं आना चाहूँगी। हालांकि इसके लिए मैं काफ़ी सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन वक्त की बहुत कमी है, तो इसलिए बहुत जल्दी से एक सवाल, और आप सब लोगों के लिए जो इसको आंसर करना चाहें। हमेशा देखा जाता है कि जब भी एक बदलाव आता है उसके अपने कुछ फ़ायदे और अपने कुछ नुकसानात होते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर को, हिंदुस्तानी संस्कृति और अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो क्या कहीं ना कहीं ये यूथ के लिए, क्योंकि एक आज़ादी मिल गई है, सेंसरशिप नहीं है वेब सीरीज़ में, अब OTT में कोई कहीं रोक नहीं है कि आप किस तरह का कंटेंट बनाएं। हालांकि वहाँ की सेंसरशिप भी सिर्फ एक नाम की है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रोक है। और क्योंकि यहाँ पे ये रेगुलेशंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के लिए एक धक्का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बिगाड़ने का काम यूथ को शायद। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। सत्य कुछ नहीं होता, हर मानसिकता का अपना अपना सत्य होता है। सत्य कुछ नहीं है, आप उसी चीज़ को अलग ले रहे हैं, आप अलग ले रहे हैं। जो वेब सीरीज की आप बात कर रही है, उसमें एक मास है जिसको वही पसंद है, उसको रामायण पसंद ही नहीं आएगा। वो बोले कैसे तीर चल रहे हैं यार, कैसे तीर, हम तीर में ही मजा ले ले रहे हैं। तो उसको तो रोक नहीं सकते। जैसे ही सभ्यता पैदा हुई है तब से ये सवाल, आज से 200 साल पहले वेब सीरीज नहीं थी तो उसका ही जैसा कुछ और चीज़ ऐसी रही है समाज में, तो ये समाज का हिस्सा है, ये चलते रहेगा। लेकिन स्वस्थ मनोरंजन वही है जिसको तीनों पीढ़ियां एक ही घर में, एक ही छत के नीचे बैठ के देख सकती हैं। जी नहीं, यहाँ पे ये सवाल इसलिए और भी उठा है हेमंत जी, क्योंकि इस नए दौर में जो ये OTT का ज़माना है उसमें कन्वीनियंस फैक्टर जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा अपने कमरे में देख के एक मोबाइल पे भी देख सकता है, जबकि अगर एक सिनेमा में हम साथ जा रहे हैं या टेलीविज़न में साथ एक फैमिली बैठ के देख रही है एक साथ पिक्चर, तो मैं उस पर चेक रख सकती हूँ कि वो क्या देख रही है। तो ये जो OTT का ज़माना है, बस इस खतरे के रेलेवेंस में मेरा सवाल था। इन सब चीज़ों को दूर करने का एक ही माध्यम, ये समस्या हर घर की है और हर परिवार की है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हैं? मैं जिस तरह से करता हूँ उसको मैं आपको बताऊँ कि मेरे बच्चों में भी ये बात अगर चली गई तो मुझे भी तो बुरा लगेगा, है ना। और लेकिन हम की जनरेशन को डांट के या ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। उस प्रवृत्ति को बदलने के लिए आपको दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, वो है स्पोर्ट्स, वो है खेल। जब आपका बच्चा खेल की मानसिकता होगा, टीम वर्क के साथ जब रहेगा, तो उन चीज़ों की ओर उसका आकर्षण कम रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि स्पोर्ट्समैन वो जो उसका आप खाली बोल दो यार क्या स्पोर्ट्समैन ये वो, तो उसको खेलना उसके साथ आप बिताते हैं तो उसकी दिमाग बदलता है। मैं वही प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी यही करें और आप लोग भी यही करें। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अब इसमें पर्सनल डिसीजन भी बहुत काम करते हैं। मैं पिछले 5 साल की बात बताऊं कि मुझे पिछले 5 साल बहुत तकलीफ़ हो गई कि आटा और आर्ट का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। अब जो पिछले 5 साल में मुझे रोज़ एक दिन में कम से कम यहाँ पे ये कुछ बंदे हमारे पास में कुलदीप जैसे गवाह हैं कि 5 वेब सीरीज़ का रोज़ ऑफ़र मिल रहा है, और मुझे लग रहा है मैं किसी में फिट नहीं हूँ। मैं उनसे पूछूं गालियाँ हैं क्या बहुत, तो बोले हाँ गालियाँ भरपूर। अरे आप कहते आप खुल के बोलो। तो हमने कहा फिर यही बंद है। अब ये जीवन के झंझा बातों में जहाँ पे सिनेमा बदल रहा है, बोलते हैं जब एक सीज़न से दूसरी सीज़न में जाते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है, ये तो सिनेमा बदल जाता है जिसमें कम से कम 1 साल लग जाता है रीस्ट्रक्चर करने में सब कुछ। तो पिछले 5 साल में कम से कम मैं धन्यवाद देता हूँ इनको, फौजल भाई को, कम से कम पंचायत जैसे वो दिखा के मुझे मालूम था कि ये सिनेमा में जुड़ गया। तो मैंने जो 20 साल मेहनत की है, 5 साल का बच्चा और 75 साल का बाबा अगर दोनों एक साथ बैठे हैं और राजपाल अगर अभिनय कर रहे हैं, तो उनको ये डर नहीं है कि हमें चैनल ना चेंज करना पड़ जाए। लेकिन वो चैनल ना चेंज करना पड़ जाए, उसकी वजह से मुझे पर्सनल रूप से कि पिछले 5 साल में ऐसा लग रहा था कि 500 साल का क्या फ्रस्ट्रेशन गालियों के बीच में, क्योंकि छोड़ दिए सब सांड, और ऐसा लग रहा है कि यही संस्कृति बहती है। लेकिन मुझे मालूम था कि ये 3% लोग नहीं है। कभी कभी कौरवों का भी ज़माना आता है जो कला को गंदा करते हैं,
और चलो इनकी गंदगी भी निकल जाएगी, लेकिन जब सोने को कितना भी कचड़े में गाड़ दो, जब उसके बाद निकालो साफ करोगे तो सोने की तरह चमकता है। फिर समय आ गया वही सीरीज का, पारिवारिक 97% लोगों का। उसमें ऐसे लोगों का तहे दिल से कि ऐसी हिम्मत कर पाना कि नहीं फैमिली में जाना है। अपने पास इतने किस्से हैं शादियों से लेके, अपने 125 करोड़ अगर लोग हैं, 150 करोड़, तो 150 गाथाएं, 150 करोड़ गाथाएं तो हर घर की अपनी एक गाथा है। अपन आंगन में बैठ के उज़मा जी कितना हंसते हैं, जबकि सब भाई बहन और कजिन बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सिनेमा और आर्ट के नाम पे हम एकदम अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन उनको गालियों के माध्यम से, एक कला सोचिए नेचर को बिलोंग करती है, नेचर की पुत्री है कला, जल के बाद वायु, और जिसको बोलते कल्पनाशीलता से सोचने में आप अपने आप को रोमांटिक महसूस करते हैं, उसकी आप धज्जियां उड़ा के उसको मार्केट में गालियों के माध्यम से, हर कलाकार का मुंह इतना सड़ा कैसे हो सकता है? कलाकार, अगर कलाकार ऐसे रोल एक्सेप्ट करता है तो मुझे कलाकार पे दया आती है, संपैथी नहीं आती है। जब अब लेकिन उसके बाद में वो कलाकार एक्सेप्ट जब करता है तो बहुत सारी रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें सामने आती हैं, इसलिए वो कलाकार करता है। राजपाल जैसे लोग इससे टकरा जाते हैं, लेकिन जो कलाकार इन परिवारों में एक बार निकल जाते हैं, आप विश्वास करिए बहुत कलाकार हमने देखे 20 साल अंदर घुस नहीं पाते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कोई भी ज़माना बदले, हमें बच्चे और बूढ़े का प्यार हमेशा मिलता रहे कला के रूप में, बस यही चाहता हूँ। और क्योंकि अब सेशन का बहुत कम वक्त बाकी है, और जब ऐसे जी प्लीज सर, अभी तो एक ही बार आए, तब आपकी बारी। ये इससे पहले 1 मिनट, ये जो चूंकि अभी युवा पीढ़ी तो बोलेगी, लेकिन यहाँ पर थिएटर के कई दिग्गज बैठे हुए हैं, कुरैशी साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, और अभी जो स्थिति आ रही है पूरी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसको मैं थिएटर के रेफरेंस में देखना चाहूँगा। जब मैंने रंगमंच शुरू किया था उस समय दिल्ली में एक ऐसा रंगमंच पूरी तरह से कायम था जहाँ लाइनें लगती थी, एक नाटक के 3-3, 4-4 शोज होते थे, और सारे नाटक डबल स्टैंडर्ड होते थे, और घरवाली आदि जो तमाम नाम भी याद नहीं है, सर को नाम याद होंगे कुरैशी भाई को, कि जो है पड़ोसी आदि, घरवाली, साली आदि, तो बहुत सारे ऐसे द्व्यर्थी होते थे जिनसे हमें बड़ी परेशानी होती थी, इनको ऑडियंस मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। लगता मेरे स्कूल तक, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लास तक उसके पास पहुंच जाते थे कि 50% में टिकट उपलब्ध है। तो इतना बड़ा व्यापक उसका आधार था। जब हमने रंगमंच शुरू किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हमारे नाटकों में 5-10 दर्शक आते थे, और लोग कहते थे भाई ऐसे नाटक करिए, पॉपुलर कीजिए, कुछ नाम देते थे, इन लेखकों को कीजिए, ये नाटक आपके कामयाब हो गए। लेकिन आज तक ये जो कहा जाता है ना ऑडियंस डिमांड करती है, ये बहुत बड़ा बहुत ही ऐसी अवधारणा है जो बहुत ही गलत है, और लोग ही बनाई हुई है जो मार्केट को अपने तरह से तय करना चाहते हैं। मैंने मार्केट नहीं किया, मैंने वो किया जो मेरा मन चाहा। जिस नाटक को मैं करना चाहता हूं आज भी उसी नाटक को कर रहा हूं, और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। अभी भी कोरोना काल में हमने जो है 7 महीने से 225 दिन थिएटर फेस्टिवल किया। हमारे नाटकों को, कल हमारे वीकेंड का नाटक था, शाम को हमने नाटक किया, उसको 15,000 की ऑडियंस जो एक साथ मिली, जो मुझे हॉल में भी नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ भी हमने समझौता नहीं किया, हम ऑडियंस को वो देते हैं जो करना चाहते हैं, चाहे नुक्कड़ नाटक में हो, चाहे मंच के नाटक में हो। तो मुझे लगता है कि ये हर दौर के अंदर हर धाराएं मौजूद होती है, और तमाम तरह की धाराओं के बीच में जैसे विचारधाराएं होती हैं, वैसे कला के अंदर भी अलग अलग धाराएं, अलग अलग वाद हैं। तो उसके बीच में आप वो काम कीजिए जो आपको लगता है कि सही है और वही होना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक डायलॉग याद आ रहा है, वो नाटक जो है बहुत सारे दिग्गजों ने किया है, उस नाटक का नाम तुगलक है, गिरीश कर्नाड का नाटक है। उस नाटक के अंदर ये है कि एक नौजवान अपने जो है किले की बुर्ज पर टहल रहा है, वहाँ तुगलक आ जाता है। तो नौजवान को पता नहीं तुगलक, तो वो कहता है सावधान ठहर जाओ। तो तुगलक कहता है नौजवान तुम्हारी उम्र क्या है? वो कहता है मेरी जो है 18 साल उम्र है। बोला कि बड़ी ख्वाबों भरी उम्र है ये, और इस उम्र में आप दुनिया को फतह करने का सपना देखना चाहते हैं। और नौजवान, लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र में होंगे तब तुम्हें हम याद आएंगी क्या?
हम इन जंगलों में दफन होंगे। जो बात आपने कही थी, तो पिछली पीढ़ी की जो बात होती है वो दफन होकर भी अगली पीढ़ी के लिए जो है घास का खाद का काम करती है। और इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे पहले जिन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम किया। इस देश में जो रंगमंच पे अभी यहाँ बात कम हुई है, थिएटर सिनेमा पर ज़्यादा बातचीत हुई है, लेकिन थिएटर कारण है, ये हम सब मानते हैं। तो थिएटर पे जानना ज़रूरी है कि थिएटर की जो भारतीय रंगमंच की जो सबसे बड़ी जो बुनियाद है, एक हबीब तनवीर साहब, दूसरा इब्राहिम अलकाई साहब, दोनों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ से जो थिएटर बदलाव आया है, आज तक बहुत बड़ा बदलाव है। जब मैंने रंगमंच शुरू किया था तो लोग हमें कहते थे इब्राहिम अलकाई जी ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे कारण इफ और बट्स दिए जाते थे। जब हमने खुद देखा, हबीब साहब के साथ मैंने खुद काम किया, उनके 7-8 नाटक को मैंने डिज़ाइन किया, लाइट किया, उनके बस्ते को मैंने ढोया, और उधर जो मैंने इब्राहिम अलकाई जी साहब को भी देखा, तो दोनों के बीच मैंने पाया कि भारतीय रंग धारा जो है, रंगमंच जो है, दोनों को मिलाकर ही चल सकता आगे, दोनों के टकराव से नहीं चल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम चीज़ों को करते हुए भी आप रंगमंच को कैसा करना चाहते हैं, क्योंकि आज रंगमंच सिनेमा का आधार बन चुका है। मैं जब रंगमंच में आया था, मैं इंजीनियर था, छोड़कर आया था, निकाल दिया गया था, तो मेरे पास कुछ करना चाहता था। तो मेरे लिए रंगमंच क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना कि वहाँ पर मैं अपनी आवाज़ को बिना डरे, बिना खौफ के, बिना किसी से पूछे हुए, बिना सेंसरशिप के अपनी बात को कह सकता हूँ। और मुझे लगता है ये होना चाहिए। समाज को लोग तय करने दीजिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप तय करने मत कीजिए कि ये करिए, वो करिए। तो ये बहुत ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दूँगा, रंगमंच में क्या परिवर्तन आया। जब हमने नाटक करना शुरू किया था, उस समय रंगमंच के अंदर पारिवारिक और सामाजिक सहमतियाँ नहीं होती थी, और लड़कियाँ तो बहुत ही कम होती थी। अक्सर किसी ग्रुप में 1 या 2 लड़की होती थी। आज सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, मेरे ग्रुप के अंदर 55 लड़कियां काम कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो घरों में सामाजिक सहमति मिलना रंगमंच का बहुत बड़ा ताकत है, और वो सहमति मिलती है, रोजगार मिल रहा है। आज थिएटर ने रोजगार दिया है, और रोजगार जो है अन्य माध्यमों में जा रहा है, और उसको सहमति मिल रही है। तो मुझे लगता है ये इस परिवर्तन को हमें मानना चाहिए। लेकिन रंगमंच की जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं है। उन समस्याओं में पिछले 40 सालों में कोई अंतर नहीं आया है, और यही वजह है कि रंगमंच में आने वाले सारे युवा जो है ख्वाब देखते हैं सिनेमा में जाने का। चाहे बल्कि मैं पिछले दिनों कह रहा था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बजाय नेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग हो जाना चाहिए, कि हम एक्टिंग सिखा रहे हैं वहाँ पर, और वो एक्टिंग हर जगह काम आती है, सिर्फ ड्रामा में काम नहीं आती है। और ये जो द्वंद्व रह जाता है कमिटमेंट का, जो हमारे कुछ बड़े लोग और जो पहले सुविधा संपन्न लोग हैं, वो कहते हैं थिएटर वाले कमिटमेंट छोड़कर सिनेमा में चले जाते हैं। उनको बताइए, आपने थिएटर में उनको रोजगार कहाँ दिया है, काम कहाँ दिया है, आपने स्थितियाँ कहाँ पैदा की है? उनको ग्रांट पर, फेस्टिवल पर या अपनी दयाओं पर छोड़ दिया है, आपने उनके लिए काम कहाँ किया? तो ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा है। लेकिन बदलाव सबसे बड़ी बात ये है, रंगमंच वालों ने अपनी जगह बनाई है, और उसका उदाहरण दोनों मेरे सामने, बल्कि तीनों दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। फैजल जी, आपको सबसे कम इस सेशन में बोलने का मौका मिला, और लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। नहीं, मैं कभी थिएटर या सिनेमा किसी चीज़ का रॉन्ग साइड नहीं बताऊंगा, क्योंकि रॉन्ग अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा होने का मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर जो है, क्योंकि मेरा यही अफसोस है कि मैंने देखा और कभी कर नहीं पाया। जब बाय द टाइम बॉम्बे पहुंचा था तो मेरे दोस्त यार थे, उनको देखता रहता। दीपक डोडियाल मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में रहे भी हैं, तो उसको देखता हूँ, यार ये इसको बहुत आता है, हम लोग को। मैं कुछ और काम करता था, वो तो अभी हो गई एक्टिंग गलती से, वरना काम कुछ और चल रहा था। तो पर उसमें मुझे लगता है कि थिएटर को हमारी लिविंग लाइफ के साथ ना ऑन अ डेली बेसिस जो है स्कूलों में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि थिएटर आपको एक्टिंग ज़्यादा इंसान अच्छा बनाता है। आप एक इंसान, एक जो आर्टिस्ट होता है, वो एक ही ज़िंदगी में 100 ज़िंदगी जीता है, तो उसका प्रॉस भी जानता है, कौन भी जानता है, गलत भी जानता है, सही भी जानता है। मुझे लगता है अगर बदलाव चाहिए ना, तो हमको अपने स्कूल के सिलेबस के अंदर एक ये होना चाहिए, ताकि आप जब देखो ना इंसान, आप जब 2, 3, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, हम इनसे आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा, अच्छा होने को मिलेगा। कोई आदमी आपको बैठ के बम बनाना नहीं सिखाएगा इधर, करेक्ट है, इंसान अच्छा बनाना सिखाएगा। आर्टिस्ट जो है क्या करता है, आप कोई भी किसी भी उसमें चले जाइए फील्ड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
वो इंसान करेक्ट कर देता है, आपका ह्यूमन पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। आप एक ही ज़िंदगी में 100 चीज़ें करते हैं जो आप इंजीनियर बन के नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। वो आपको रोज़ अपने ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो आप आर्टिस्ट होते हैं तो सुबह उठ के आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और उसको जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं। फिर उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं और सेकेंड डे आप कुछ और कर सकते हैं। तो एक इंसान जो है वो इतनी चीज़ें कर सकता है इस एक मीडियम से, और उसी को हम बहुत मतलब हमारे और कॉलेजेस नहीं हैं और अच्छे वो नहीं है। मैं उनको तो हमेशा देखता आ रहा हूँ और देखता ही रहता हूँ, कितना आदमी वही कर रहा है यार, बताओ तब भी कोई नहीं सुन रहा है। आदमी बन गए, लोग हीरो बन गए, स्टार बन गए, सब हो गए, पर एक ये नहीं कहते ना कि अभी लोग कहते हैं जब अभी कोरोना आ गया तो बहुत से लोग जो है ग्लव्स बेचने लगे, तो ये तो डर गए ना। तो इसीलिए होता है कि जब इंसान करेक्ट होना है ना, किसी एक जनरेशन को करेक्ट होना है, तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। दाल रोटी चावल की तरह ये आपको और ज़्यादा बतानी चाहिए बच्चों को। नेशन स्टेज में पता होगा ना, अभी क्या होता है कि बच्चा 5, 6, 7 में रहता है, उसका एक ही पीरियड होता है आर्ट का, उसे 40 मिनट में थका भी होता है, वो सोचता है आर्ट का मतलब छुट्टी होती है, उसे पता नहीं कि और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे शायद वो होगा बदलाव। बाकी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और अच्छा होने के लिए हो रहा है। जी, मैं भी बस आप की बात को समर्थन करता हूँ कि जो सिनेमा में बदलाव आया है ना, वो उसमें रंगमंच का एक बहुत बड़ा योगदान पहले से लेके अब तक रहा है कि आज वही लोग, वही कलाकार अपने मन का सिनेमा भी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए रंगमंच का हम हमेशा धन्यवाद देते हैं कि उससे आप तरक्की क्या करेंगे, एज एन एक्टर कहाँ जाएंगे, वो तो बात की बात है। जो नाटक देखता भी है ना, खाली जो नाटक देखता है, थिएटर देखता है जो, वो भी सामान्य आदमी से ऊपर का स्तर उसका होता है, उसकी चेतना का स्तर ऊपर होता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा अलग काल्पनिक दुनिया में जाना शुरू कर देता है। तो वही रंगमंच के कलाकार को फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ एनालाइज करने की जो शक्ति, अपने बारे में आत्ममंथन उसका हो जाता है, तो फिर वो उसका स्ट्रगल भी आसान हो जाता है। उसको अपने बारे में पता है कि मैं किस लायक हूँ। जब आदमी को इतना पता चल गया तो उसका संघर्ष खत्म भी हो जाता है। तो रंगमंच इतनी बड़ी चीज़ है कि हम उसको जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। और जो सब्जेक्ट वाली बात कही वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्जेक्ट होना ही चाहिए। थैंक यू। और कैसे ये 1 घंटा गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला, इतनी अच्छी चर्चा इस वक्त हमने करी। जी, मैं ऑडियंस क्वेश्चंस पे ज़रूर आऊँगी। सर कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ सर। मेरा सवाल ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज के डेट में शायद है कि लोग देखते हैं कि कहाँ पर गाली गलौज ज्यादा है, माइनिंग ज्यादा है, सेक्स ज्यादा है, उसको छोड़ के ठीक उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो समाज के चंद ही लोग पसंद करते हैं। अभी जो नया सीरीज आया है, आपको पता है नाम नहीं होगा, उसको मैं देखना नहीं चाह रहा था। हमारी बेटी ने इंग्लैंड से फोन किया कि अबू यू मस्ट वॉच दिस, देयर इज लॉट ऑफ वल्गर सेक्स एंड लॉट ऑफ violence in it, but the way the story is being told, amazing. तो आप समझते हैं कि इस जो परिवर्तन आ रहा है, इसका परिवर्तन आएगा उसमें आने वाले दिनों में कि लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी to that where MCBC is very common. हर डायलॉग में MCBC को बोलते हैं, जो भी उसमें नहीं सर, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल स्टोरी और एक अच्छी, और मैं आपकी बात से कतई सहमत हूँ कि बिल्कुल अगर बेटी ने बोला तो उसको वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि कोई तो साधना से बनाई है। लेकिन अपना इंडिया है ना, जो भारतवर्ष सर 5,000 साल इसकी कला संस्कृति जो है, चाहे कोई कितने भी मेट्रो सिटी में रहता हो, उसके कहीं न कहीं तार 4वीं 5वीं 7वीं सीढ़ी गांव से जुड़े हुए हैं। हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उम्र के हिसाब से डिफरेंस और बैलेंस बनता चला जाता है। लेकिन जो 90% अपनी दादी जो अपनी ओम जय जगदीश हरे देखना पसंद करती है, वो 90% हैं, और ये जो है वो 10% है, और इसको भी सम्मान मिलेगा। दादा कोंडके साहब से आज तक आप उसके सबसे बेस्ट उदाहरण है कि एक ऐसा सुपरस्टार हुआ जिसने सिर्फ वही सब डबल मीनिंग बोल के अगर पूरी अपनी खुद की पहचान बनाई। तो ये जो लैंग्वेज है हमारे समाज में बोली जाती है, इसको भी अगर कहीं कहीं अप्रिशिएशन मिलता है, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उतनी डेडिकेशन से बनाई है उतनी पेशेंस। लेकिन ये बहुत लाइफ लॉन्ग चलेगी या इसका फ्यूचर बहुत है, वो सर जैसा पिछले 100 साल का वैसे ही समय के अनुसार सब चेंज होता रहेगा, मुझे लग रहा है।
जी, और क्योंकि अब वक्त की कमी है और रंजीत से भी मुझे इशारा मिल चुका है इस सेशन को वाइंड अप करने बहुत हो गई बकवास। नहीं, मेरी गुजारिश रंजीत से ये है कि अगली बार से इस तरह के सेशंस प्लीज 2-2.5 घंटे के रखें, क्योंकि 1 घंटा वाकई बहुत कम होता है। मैं उज़मा जी, दिग्गज लोगों के आई एम साथ वेरी बैठ के सॉरी, बात यहाँ कर रहे हैं। बहुत थिएटर के बैठे हैं भैया जी भी, मैं सारी 1 मिनट के लिए मैं आज से प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप थिएटर और रंगमंच और एक्टर और सिनेमा का एक्टर ये कहना ही बंद कर दीजिए। एक भांड होता है, एक जागा होता है, वो घर से जब निकलता है तो चाहे वो मालिक के दरवाजे पे नाचे, चाहे नौकर के दरवाजे पे नाचे, उसका धर्म होता है नाचना। हमने अगर कला का दामन पकड़ा है तो जब कला का दामन पकड़ा है तो नुक्कड़ पे भी हमने डुगडुगी बजाई है, और फिर हमने सूचना कार्यालय में भी कबूतरों की टट्टी साफ करके भी हमें नाटक करने में मज़ा आता था। उसके बाद NSD BNA भी करने में उतना ही मज़ा आया, और आज 70 कर रहा हूँ भोपाल प्रेयर फॉर रेन जैसी फिल्म हॉलीवुड में ही कर ली, तो भी आप बिलीव करिए कि इस मज़े से वो मज़ा बिल्कुल कम नहीं था। तो अब ये अपन आज से, क्योंकि आज पूरी दुनिया बदल चुकी, अब आप कोई इस कान को पकड़ के सबको मंजिल पकड़नी, सबको चार्ली चैपलिन बनना है, सबको एवरेस्ट पे जाना है, कोई थिएटर का दामन पकड़ के जाता है, कोई थिएटर का दामन पकड़ के जाता है, कोई 3 महीने 6 महीने वर्कशॉप का दामन पकड़ के जाता है, कोई मास कम्युनिकेशन का दामन पकड़ जाता है, लेकिन सबका फेमस होना अभिव्यक्ति, आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन बिठाना है। और मुझे लगता है वो जिस भी संस्था से आया हो, जिस भी वो कलाकार है, तो उसके हर चारों पर्दे, स्टेज और 70mm और टेलीविज़न, सब पे स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक खूबसूरत सफ़र। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम और सुनना चाहते थे लेकिन वक्त की तंगदामानी। मैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे तमाम मेहमानों को, खुसूसन राजपाल यादव साहब, हेमंत साहब, जनाब अरविंद गौड़ साहब और फैज़ल मलिक साहब को मेमेंटो पेश फरमा दें। और इसके बाद आप लोगों के जानकर ये खुशी होगी कि जश्न अदब 2020 का एक खूबसूरत अवार्ड एक्सीलेंस इन थिएटर वो जनाब आली मर्तबत श्री राजपाल यादव को दिया जाना है, जो 7:30 बजे क्लोजिंग सेरेमनी में ऑडिटोरियम में दिया जाएगा। आप सब लोग भी इस खूबसूरत हिस्से का शरीक हो। ये एक जश्न अदब की तरफ से टोकन ऑफ लव, एक निशान यादगार, ये जश्न अदब की जानिब से एक टोकन ऑफ लव, एक यादगार तोहफ़ा दिया जाना है तमाम मेहमानों को। उसके लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है, थिएटर का है। मैंने कभी थिएटर छोड़ा नहीं। अभी भी नया नाटक कोरोना की वजह से रुक गया, तो रावण उसका नाम है, कलाकार रावण, एक सोलो है, वो 2021 में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं लगातार थिएटर से जुड़ा हूँ।